से क्या होता था, मान लो एक कर्मचारी जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो 1 लाख रुपए ईपीएफओ कर्मचारियों से लेकर इन कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता था, उसके आधार पर उसको बोनस मिलता था। वो बोनस कितना है आज की तारीख में? आज के तारीख में 24.33 साल में। तो इसका मतलब है 1 लाख के राउंड 25 अगर करते तो 1 लाख के 1 साल में 1,25,000 होते थे। 2 साल में 1 लाख के कितने होते थे? 1.5 लाख होते थे। 3 साल में 1,75,000 होते थे। 4 साल में 1 लाख के 2 लाख होते थे। 4 साल में 2 लाख, 8 साल में 4 लाख, और बाद में 12 साल में 8 लाख, 16 साल में 16 लाख, 20 साल में 32 लाख। अगर एक कर्मचारी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और मान लो 6 पे के अनुसार 20 साल की नौकरी करने के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट भी लेता है, तो उसने जो 1 लाख इन्वेस्ट किए थे वो 1 लाख के कितने होते हैं? 32 लाख रुपए ईपीएफओ को मिलते थे। उस 1 लाख के आधार पर ईपीएफओ क्या करता था? उस कर्मचारियों को ग्रेजुटी देता था, उसको पेंशन देता था, बाद में उसका वो जो 8% से उसको क्या करता था? प्रोविडेंट फंड का ब्याज भी देता था। अभी एक एक कर्मचारी के हम देखते 10-10 लाख रुपए, तो 10 लाख के कितने हो गए? 20 साल से आधार पर करोगे 1 लाख का 32 लाख होता है, तो 10 लाख का कितना हो गया? 3.5 करोड़ रुपए हो गया। तो 10 लाख का 3.5 करोड़ हो जाने से 3.5 करोड़ में से 10 लाख रुपए उसको ग्रेजुटी दी जाती थी, उसको पेंशन दी जाती थी और उसको ब्याज भी देता था। शायद ये 20, 25, 40 लाख से ज्यादा नहीं होता था, फिर भी ईपीएफओ को करोड़ों में फायदा होता है। इस ईपीएफओ की सिस्टम को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइज के तहत हमारा जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन खत्म करने के लिए, हमारा जो शासन सत्ता में प्रतिनिधित्व था वो खत्म करने के लिए एलपीजी लाया, और एलपीजी के तहत ये 348 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। 28 कंपनियों का 100% प्राइवेटाइजेशन किया, 82 कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन 50% तक किया, और 50% से ज्यादा किया, और बाकी की कंपनियां है 212 कंपनियां, उनका प्राइवेटाइजेशन अभी 3% से 46% तक कर रहे हैं। इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अभी सरकार, पहले क्या होता था? ईपीएफओ से पैसा लेकर इन्वेस्ट किया जाता है। अभी जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है वही सरकार बेच रहा है, तो अभी कर्मचारियों का पैसा लेकर कहां इन्वेस्ट करेंगे? उसके लिए तो सरकार के पास कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने उसके लिए वो पैसा क्या करे? और कंपनी बेच रहे हैं तो लाभांश मिलने का, मुनाफा मिलने का कोई कारण नहीं है, तो फिर क्या किया उन्होंने? फिर नई पॉलिसी बनाई, क्योंकि पेंशन कैसे दे? कर्मचारियों से पैसा लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पेंशन नहीं होगा। और ये जो सर्कल था, ये सर्कल एलपीजी से खत्म हो गया, मतलब पुरानी पेंशन खत्म हो गई। अभी पुरानी पेंशन खत्म हो गई तो उन्होंने क्या बनाया? न्यू पेंशन स्कीम बनाई। तो न्यू पेंशन स्कीम क्या है? आपका पैसा लेते हैं लेकिन सरकारी कंपनियों में नहीं इन्वेस्ट करते, प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इन्वेस्ट करेंगे, उनको जो मुनाफा होगा वो मुनाफे के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। ये है, ग्रेजुटी भी मिलेगी, 50-60% आपको मिलेगा, 40% आपके पेंशन के लिए रखा जाएगा। अभी मान लो आपका पैसा लेकर किंगफिशर में इन्वेस्ट किया, विजय मल्ल्या के कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा? आपका 10 लाख उसके कंपनी में जमा हो गया, वो 10 लाख लेकर अभी लंदन भाग गया, तो आपको 10 लाख का जितना ब्याज होगा वो ब्याज के आधार पर 60% मिलेगा। अभी वो भाग गया है तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। हाँ, तो अभी आपको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी। 60%, 0 का 60% 0 मिलेगी, और उसके आधार पर आपको जो 40% बचा, 0 का 40% 0, और वो 0 का आपको कितना मिलेगा? 6% के आधार पर आपको पेंशन मिलेगा। अभी 40% 0 है और 0 का पेंशन कितना आएगा? तो 0 आएगा।
तो इसका मतलब क्या है? ये न्यू पेंशन स्कीम मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। न्यू पेंशन स्कीम ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम नो पेंशन स्कीम है। तो आपकी पेंशन तो चला गया, आपको कोई पेंशन, तो इस तरीके से पेंशन को भी उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। तो पेंशन अभी हमारे ही यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर लोग सर, एक कोरोना से और एक एक्सीडेंट के कारण, वो कोरोना काल में ही शायद उनका देहांत हो गया। तो देहांत होने के बाद वो उनके जो वारिस थे, उनकी पत्नी वगैरह 4-6 महीने के बाद हमारे पास आ गए, बोले सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमें आपके संगठन का नाम बताया। मैंने क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बताया कि हमारे पति 6 महीने पहले गुजर गए, हम जो पेमेंट भरे हैं वो किधर है, कोई बता ही नहीं रहा। तो अधिकारियों से जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी केवल लेने की व्यवस्था है, देने के लिए कोई कानून है ही नहीं है। वो 60 साल के पहले किसी का देहांत हो जाए तो उसका कितना अमाउंट देना है, उसकी कोई प्रोविजन उसमें नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। कुछ भी नहीं दिया, अभी उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। पेंशन देने की तो उसमें कोई व्यवस्था है नहीं, पेंशन भी नहीं उनको, ना उनके भरे हुए पैसे मिल रहे हैं, ना उनको पेंशन मिल रही है। अभी जो वेतन मिलता था वो भी बंद हो गया। 6 महीना 1.5 लाख 1 लाख पगार था, 6 महीने तक कैसे तो चला, पिछला बचा हुआ था उससे चलाया। उन्होंने गाड़ी लिया था, 10 लाख का गाड़ी लिया था, 10,000 का इंस्टॉलमेंट था। 35 लाख का पुणे में फ्लैट लिया था, उसका 35,000 रुपये हफ्ता था। अभी 6 महीने जो पैसे थे उससे भरा, अभी वो पैसे खत्म हो गए, तो अभी वो गाड़ी का किस्त भी नहीं भर पाते हैं। अभी घर का जो इसका बैंक का लोन EMI वो भी नहीं भर पाते हैं। लाइट बिल भरने के लिए, वो घर का थका हुआ लाइट बिल भरने के लिए फ्लैट को बेचना पड़ा। अभी फ्लैट बेच दिया, गांव देहात में रहने के लिए चले गए। वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहते थे, वो लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते थे। डॉक्टर यानी रिसर्च, हमारे समाज का सबसे बुद्धिमान आदमी है। अरे अपने बच्चों पर 6 महीने बाद क्या बीतने वाला है, वो अगर वो नहीं सोच सकता है तो उसको कैसे डॉक्टर कहा जाए, उसको कैसे इंटेलेक्चुअल कहा जाए? हमारी पेंशन खत्म है, हमारी सर्विस खत्म है, कब नौकरी हमारी चली जाएगी पता नहीं। कोई प्राइमरी टीचर है, हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए, ये लोग स्वार्थ के लिए, ये बीबी के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं, ऐसा हम कभी कभी उनके ऊपर आरोप लगाते। मैं तो कहता हूं इसके लिए भी करते हैं कि नहीं है, इससे आशंका पैदा होती है, उसके लिए भी वो सही तरीके से नहीं कर रहे, क्योंकि उनको यह मालूम नहीं 6 महीने के बाद उनके बीबी बच्चे रास्ते पर कभी भी आ सकते हैं। तो कैसे आप उनके लिए कर रहे हैं? ना आप उनके लिए कर रहे हैं, ना आप समाज के लिए कर रहे हैं। तो आप में भ्रम है, उस भ्रम को आपको तोड़ना होगा, आपको समझना होगा। आपका वर्तमान खत्म किया जा रहा है, आपका भविष्य खत्म किया जा रहा है। इसके लिए एकमात्र उपाय है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास आज के तारीख में इन सारी समस्याओं के लिए, कर्मचारियों की समस्याओं के लड़ने के लिए क्या जरूरत है? एक सही तरीके का हमारा राष्ट्रव्यापी संगठन होना जरूरी है, ट्रेड यूनियन, जो हमारे इन मुद्दों पर लड़ सके। इसकी सही जानकारी होने वाला नेतृत्व होना चाहिए और लड़ने के लिए दांवपेच होना चाहिए। और आज के तारीख में हम लोग जिन ट्रेड यूनियन के सभासद बने हुए हैं, वो सारे के सारे दुश्मनों ने बनाए हुए हैं, वो कभी नहीं लड़ते। अभी एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया, पूरा के पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया, बेच गया, कोई नहीं लड़ रहा है। ना कम्युनिस्ट लड़ रहे, ना भारतीय मजदूर संघ लड़ रहा है, ना इंटक लड़ रहा है, ना आईटक, सभी ट्रेड यूनियन है, कोई नहीं लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर से ये समझौता या उनका एक विचार है कि इनके हक अधिकारों को खत्म करना है, लड़ना किसी के लिए नहीं। हमको अभी एयर इंडिया का बताता हूं। एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया, 18,000 करोड़ टाटा ने दिए और वो एयर इंडिया उन्होंने ले लिया। अभी एयर इंडिया की जानकारी हमको मिल गई, एयर इंडिया के 842 एयरपोर्ट्स है इंडिया में, उसकी जगह है। और ये एयरपोर्ट तो ऐसे कैसी जगह, एकदम प्राइम लोकेशन होता है एयरपोर्ट। तो ये दूसरी बात है, एयर इंडिया के
82 देशों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने के राइट है। एक राइट लेने के लिए आपको एक एयरपोर्ट पर लाइट लेने के लिए हजारों करोड़ रुपए देने पड़ते, 1000 करोड़ देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है 80,000 करोड़ तो यही हो गए। बंबई में 3000, एकदम प्राइम लोकेशन सांता क्रूज में 3000 एकड़ जमीन है, उसकी कीमत ही 2-3 हजार करोड़ रुपए की है, ज्यादा उससे ज्यादा है। तो ये सारा 18,000 करोड़ मतलब लाखों करोड़ रुपए की उसके विमान है, प्रॉपर्टीज है, सारा है, 10,000 करोड़ में बेच दिया। और अभी वो जो लोग रह रहे थे उनको हकाल दिया, चलो अभी निकल जाओ, आपका कोई नहीं, उनको निकाल रहे। वो एयर इंडिया की खाली कॉलोनी जो है 20 साल 30 साल से जो वहां पर है कर्मचारी, उनको निकालने का काम किया जा रहा है। हर कंपनी में ऐसा किया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई ट्रेड यूनियन जो है उनको रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। तो हमारे अधिकारों को लड़ने के लिए ये वामन मेश्राम साहब द्वारा ये राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसके आधार पर हम करोड़ों लोगों के रोजगार बचा सकते हैं, उनके हक अधिकार बचा सकते हैं। तो इसके लिए इस ट्रेड यूनियन को बनाया गया है। हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम हर तहसील में, हर जिला में जहां पर लोग हैं उनको जाकर मिले, वो हमारी राह देख रहे हैं। लेकिन जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, ये सारी जानकारी उनको नहीं देंगे, उनको क्या मालूम है क्या चल रहा है। तो हमको पहले से हर डिपार्टमेंट में जाकर लोगों को उनकी समस्याओं से जानकारी देनी होगी, उनको मेंबर बनाना होगा। 7, 8, 10 लोगों को मेंबर बनाओ, उनका यूनिट बनाओ, और यूनिट बनाने के बाद वो यूनिट का अप्रूवल ले लो, और फिर उनके जो समस्या है उनकी समस्याओं के लिए आप पत्राचार शुरू करो, निवेदन देना शुरू करो, धरना प्रदर्शन शुरू करो। बाद में जब हम स्टेट के हर जिले में, हर तहसील में या बड़ी बड़ी जो डिपार्टमेंट है वहां में अगर यूनियन खड़ी कर देते हैं, तो इकट्ठा लेकर राज्य स्तर पर हम आंदोलन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अभी हमने तलासरी जो है वहां पर एक एग्रीमेंट किया। आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान पेंसिल यानी नटराज पेंसिल है, भारत की बहुत प्रसिद्ध पेंसिल है, लोग जानते होंगे। उस पेंसिल कंपनी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा यूनियन है। तो उस कंपनी के साथ हमने 4 साल का एग्रीमेंट किया। तो 4 साल के एग्रीमेंट में हमने उनको 5,600 रुपए 1 महीने की सैलरी उनकी बढ़ाई, कंपनी से एग्रीमेंट करके 1 महीने का 5,600 रुपया एग्रीमेंट। पहले साल में 1,400 रुपए, दूसरे साल में 1,400 रुपए, पिछले 2 साल का उनको एरियर्स दिया जाएगा, इस साल का उनको पेमेंट में दिया जाएगा, और अगले साल का। इस तरीके से कम 6,000 रुपए तक की सैलरी एक कर्मचारी की 1 महीने के बढ़ाने का काम हमारे ट्रेड यूनियन के द्वारा किया गया है। अगर हम इस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोग जहां जहां पर है वहां पर जाकर अगर लोगों को समझाते हैं, यूनियन बनाते हैं, तो वो लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उनकी सारी समस्याओं को, जैसे कि 13 पॉइंट रोस्टर था, इस 13 पॉइंट रोस्टर से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक है रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में 13 पॉइंट रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए पॉइंट रोस्टर है, रोस्टर के साथ लागू होता है। 200 पॉइंट रोस्टर था, उस 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो 13 पॉइंट रोस्टर पर लाया। 13 पॉइंट रोस्टर का मतलब है शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को अगर नौकरी चाहिए तो उसको नौकरी 130 साल बाद मिलेगी, मतलब उसके जीवित में तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दिया था। उसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब ने संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनाई, और उस समिति के द्वारा 5 मार्च 2019 को संघर्ष किया और भारत बंद किया। उस भारत बंद से प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा और 13 पॉइंट रोस्टर को रद्द करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर को फिर से लागू करना पड़ा। ये काम जो है, ये अगर हम 13 पॉइंट रोस्टर पर कर सकते हैं, तो आने वाले समय में पेंशन पर कर सकते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कर सकते हैं, और इन सभी के सभी श्रम कानून जो गलत तरीके से बनाए गए हैं उनको रद्द करने के लिए भी कर सकते हैं। केवल इसके लिए हमको काम करना होगा। हम ऐसा चाहने से नहीं होने वाला। हम सब चाहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, ये रद्द हो जाए, चाहने से नहीं होगा।
वो हमको करना होगा। और वो करने के लिए अपने प्रदेश में, अपने जिला में, अपने तहसील में सभी तरह के जो कर्मचारी है उनको जाकर राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ का सबसे पहले जो बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे सहयोगी संगठन में काम करने वाले, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, प्राइवेट एम्प्लॉइज हो, उन सभी लोगों को पहले नंबर पर राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ का सभासद होना अनिवार्य है। उनको पहले होना चाहिए, बाद में उनको समाज में जाना चाहिए और समाज में लोगों को मेंबर बनाने के लिए कहना चाहिए। 200 रुपए 1500 रुपए का मोबाइल लेते हैं, उसका बीमा कराते हैं। गाड़ी लेते हैं 25,000 की, उसका बीमा कराते हैं। लाख रुपए का 4 व्हीलर लेते हैं 2-4 लाख की, उसका बीमा कराते हैं। नौकरी से बीमा कराते हैं। क्या नौकरी का कोई बीमा कराते हैं? नौकरी का कोई बीमा नहीं है। किसी यूनियन का, न्याय दिलाने वाली यूनियन का मेंबर होना ही नौकरी का बीमा है। तो आपको वो करना होगा और राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ का आपको सभासद होना होगा, आपका पदाधिकारी होना होगा और इस संगठन को उत्तर प्रदेश में सारे डिपार्टमेंट में फैलाने के लिए प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। ऐसा अगर आप करते हो तो आपकी आजादी और आपके हक अधिकार आपको मिल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप ये काम करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद सर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता माननीय प्रेम कुमार गेड़ाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली करेंगे। उससे पहले राष्ट्रीय जन आंदोलन निर्माण निधि के मान्यवर रमेश राव जी, मान्यवर दुष्यंत कुमार जी, मान्यवर हरिश्चंद्र खरवार जी, मान्यवर रामदास परनाल जी, अनीता गुप्ता जी, विजय कुमार भारती, महेंद्र कुमार, दयाराम, मान्यवर चंद्रकिरण जी, डॉक्टर मायाशंकर कौशल जी, आर इंडियन जी, मान्य निरंजन सिंह जी, दिलीप गौतम जी। मैं जिन लोगों के नाम लिए हैं वो मंच पर आ जाएं। इस हमारे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर प्रेम कुमार धर्मदास गौतम जी, कृपया मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो मंच पर आ जाएं। 2 लाख रुपए की राष्ट्रीय जन आंदोलन निर्माण निधि हमारे अध्यक्ष मान्यवर प्रेम कुमार गेड़ाम जी को भेंट करेंगे। अध्यक्षीय भाषण मान्यवर प्रेम कुमार जी करेंगे। इसके बाद मैं धन्यवाद जो ज्ञापित करेंगे वो मान्यवर रमेश राव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आरएमबी एसयूपी करेंगे। इसके बाद मैं अनुरोध करता हूं हमारे अध्यक्ष मान्यवर प्रेम कुमार गेड़ाम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी एकता परिषद, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। साथियों, आज राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ एवं प्रोटॉन का दूसरा संयुक्त राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश का हम लोग लखनऊ में ले रहे हैं और ये अधिवेशन 2 सत्र में होने वाला था और दोनों सत्रों की विस्तार पूर्वक जानकारी आपको प्रोफेसर गोरखनाथ वेताड़ सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मूल्यवासी बहुजन कर्मचारी संघ, इनके द्वारा आपको दी गई। और जो मंच पर उपस्थित जो हमारे कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी जिन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी, उनके द्वारा भी बहुत सारी विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे दी गई। मैं सिर्फ संक्षिप्त में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, वर्तमान में देश के हालात और परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है।
जो परिस्थितियां देश भर में दुश्मनों के द्वारा निर्माण की जा रही है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम लोगों को कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। साथियों, एक है नौकरी और एक है अधिकार, और एक है अधिकार और एक है अधिकारी। तो नौकरी सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन जिस अधिकार की बदौलत नौकरी मिलती है, उस अधिकार को बचाने के लिए कोई भी संघर्ष करना नहीं चाहता। नौकरी के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो मूल्यवासी बहुजन महापुरुषों ने जो 108 साल का जो संघर्ष चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक, उनके संघर्ष की बदौलत संविधान में जो अधिकार मिले वो क्या अधिकार थे? एक तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन सर्विसेज का अधिकार मिला, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अधिकार मिला एंड रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का अधिकार मिला। और ये अधिकारों के बदौलत हम लोगों को शिक्षा मिली, नौकरी मिली, राजनीतिक अधिकार मिले। इतना ही नहीं बल्कि समाज में मान सम्मान स्वाभिमान मिला, ये अधिकार की बदौलत। जिन अधिकारों की बदौलत ये मान सम्मान स्वाभिमान मिला, वर्तमान में दुश्मन संविधान को बगैर हाथ लगाए वो अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं। जब अधिकार ही समाप्त होगी तो नौकरी बचने वाली नहीं है। जैसे हमारे लोग जो नई पेंशन योजना जो आ रही है, कुछ लोग झूम उठ रहे हैं। तो मंच पर अभी डिस्कशन चल रहा था डॉक्टर मायाशंकर कौशल जी के साथ में, तो जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो पेंशन कहां से रहेगा? हमारे लोग पेंशन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी ही नहीं रहेगी तो पेंशन नहीं रहेगा। तो नौकरी अधिकार से जुड़ी हुई है, और अधिकार को बचाने के लिए कोई प्रयास ना करने की वजह से ये सारी समस्याएं हमारे सामने निर्माण हुई है। इसलिए साथियों, हम लोगों को क्या करना होगा? तो एक है संगठन और एक है जनसंगठन। जैसे आरएमबी केस और प्रोटॉन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि ट्रेड यूनियन बनाना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि श्रमिकों को शासक बनाना उद्देश्य है। इस मूल निवासी बहुजन समाज को शासक बनाना उद्देश्य है। इसका दूसरा अर्थ क्या है कि ये सारा जो मामला है ये शासक से जुड़ा हुआ है। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं ये शासक से जुड़ा हुआ है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मजदूरों के दो शत्रु हैं, एक है ब्राह्मणशाही और दूसरा है पूंजीपति। और तीसरा भी जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अब वर्तमान में दो शत्रु नहीं बल्कि तीन शत्रु है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं कि तीन शत्रु है, तो शायद आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि प्रेम कुमार गेड़ाम जो है वो कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं। मैं कोई ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो तीसरा शत्रु कौन है? तो पूना पैक्ट की वजह से जो दलाल और भड़वे हमारे समाज में निर्माण हुए, ये तीसरा शत्रु है। ब्राह्मणशाही और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है? ब्राह्मणशाही किसे कहते हैं? जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व को जो मानने वाले लोग नहीं है, जो इक्वेलिटी को मानने वाले लोग नहीं है, उसे ब्राह्मणशाही कहते हैं। आज वर्तमान में जो विषमतावादी व्यवस्था है, ये व्यवस्था ब्राह्मणशाही है। ब्राह्मणवाद क्या है? जो इस विचारधारा को मानता है उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, उसी प्रकार से आंबेडकरवाद क्या है? तो आंबेडकरवाद
जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व समाज में प्रस्तापित करने के लिए जो समय, बुद्धि, पैसा, श्रम, हुनर लगाता है और लगाने के लिए जो दूसरों को तैयार करता है, उसे अम्बेडकरवादी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सारी समस्याएं जो है ये व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें शासक करती जमात बननी होगी। इस व्यवस्था में जो वर्तमान में ब्राह्मण जो शासक बना हुआ है वो इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार के प्रोविजन, इस प्रकार के कानून वो आज बना रहे हैं, बगैर संविधान को हाथ लगाकर बना रहे हैं और पूर्णतः हमारे मौलिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त किए जा रहे हैं। इसलिए साथियों, आंदोलन की जो सफलता है एक संगठन, विचारधारा, उद्देश्य, नेतृत्व और रणनीति पर निर्भर होती है। जो आंदोलन की जो सफलता होती है, लेकिन साधन और संसाधनों का अगर अभाव रहा, किसी भी आंदोलन में साधन और संसाधनों का अगर अभाव रहा, तो जो समाज में हम लोग अपनी व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं वो व्यवस्था हम लोग निर्माण नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को साधन और संसाधन निर्माण करने के संदर्भ में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक है संगठन, दूसरा है जनसंगठन। संगठन बनाना ये उद्देश्य नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। संगठन तो लाखों संगठन हमारे समाज में पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। संगठन बनाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। संघर्ष तभी सफल होगा जब हमारे पास जब जनसंगठन होगा। और आज वामसेप के द्वारा, मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा 45 साल जो उन्होंने मेहनत की, समाज में जो काम किया, उसकी बदौलत आज 31 राज्य का संगठन बना, 567 जिलों का संगठन बना। इतना ही नहीं तो 4000 से ज्यादा तहसीलों में संगठन को पहुंचाया और करीबन 22,000 ब्लॉक से ज्यादा और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में आज संगठन का जाल फैलाया। साथियों, एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी होगी कि विचारधारा से सिर्फ हम लोगों को जोड़ सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि विचारधारा से सिर्फ हम लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज को अगर शासक हम लोग बनाना चाहते हैं, शासक से अगर सभी समस्या जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। संगठित शक्ति से ही बड़ा से बड़ा परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। और वामसेप के माध्यम से पूरे देश भर में आज संगठित शक्ति का निर्माण हो चुका है। अब संगठित शक्ति का निर्माण हुआ, देशव्यापी संगठन हम लोगों ने बनाया, समाज में विचारधारा और उद्देश्य और नेतृत्व को हम लोगों ने प्रस्तापित किया। समस्या कहां पर है? अगर इतना सब कुछ अगर 45 साल में हम लोगों ने निर्माण किया कि देशव्यापी संगठन बनाया, विचारधारा प्रस्तापित की, उद्देश्य को प्रस्तापित किया, नेतृत्व को प्रस्तापित किया, फिर भी समय लग रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है आंदोलन में साधन और संसाधनों का अभाव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में बहुत सारा काम करना चाहते थे, नहीं कर पाए। कारण साधन संसाधन का अभाव। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले भी अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करना चाहते थे, नहीं कर पाए। कारण साधन संसाधन का अभाव। मान्यवर काशीराम साहब भी अपने जीवन में बहुत सारा कार्य करना चाहते थे, नहीं कर पाए। कारण था साधन संसाधन का अभाव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे पास संगठन है, विचारधारा है, उद्देश्य है, नेतृत्व है, रणनीति है, लेकिन साधन और संसाधन का अभाव है। तो निश्चित रूप से हम लोग जिस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं और समाज को जो शासक बनाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा साधन और संसाधनों का निर्माण कैसे होगा उस पर हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
साथियों, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, उनके पास साधन संसाधन नहीं था, लेकिन उन्होंने बहाना नहीं किया। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, 4 बच्चे मर गए, बीवी मर गई, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले बीमार थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। और देश में ऐसे 2 विपरीत नेता निर्माण हुए। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने कपड़े प्रेस करने के लिए पेरिस जाते थे, और मोहनदास करमचंद गांधी जी बकरी को काजू खिलाते थे। आज भी दिल्ली के बिरला हाउस में जिस बकरी को गांधी जी काजू खिलाते थे, उस बकरी की रस्सी आज भी दिल्ली के बिरला हाउस में रखी हुई है। ये 2 विपरीत। और हमारे महापुरुषों ने त्याग, समर्पण, बहुत सारा वो काम कर पाते थे, नहीं कर पाए थे। उसका कारण था साधन संसाधनों का अभाव। साथियों, दुश्मनों ने पूरा प्लान बनाया कि हमारे समाज के साधन और संसाधन खत्म किया जाए। खत्म कैसे होंगे? खत्म कैसे होंगे? इसलिए उन्होंने अधिकार को ही खत्म कर दिया, संविधान को ही उन्होंने पूर्णतः खत्म कर दिया। सिर्फ एक अधिकार संविधान में बचा हुआ था, जो अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो बोलने का अधिकार संविधान में बचा हुआ था, वर्तमान में वो भी खत्म हो रहा है। कैसे? 17 जून को हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस थी, नहीं होने दी। 21 अगस्त को इसी उत्तर प्रदेश कानपुर में बामसेप का राज्य अधिवेशन था, नहीं होने दिया। 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर जिला में मेरा कार्यक्रम था, झूठी एफआईआर की। उसके बदौलत 12 नवंबर को सीतापुर छत्तीसगढ़ में मेरा कार्यक्रम था, नहीं होने दिया। और 15 नवंबर को वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम जशपुर में था, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर, नहीं होने दिया, कैंसिल कर दिया। पश्चिम बंगाल का बामसेप का राज्य अधिवेशन 1 दिन पहले ही हॉल खत्म, कैंसिल कर दिया। महाराष्ट्र में आरएमबीकेएस का राज्य अधिवेशन था, हॉल कैंसिल कर दिया, सर ने अभी मुझे बताया। और अभी जानकारी मिली, एक वक्ता ने यहां पर बताया कि जहां पर हमारा उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन था, वो भी समय पर हॉल कैंसिल कर दिया और वहां पे गवर्नमेंट का कार्यक्रम लिया। महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट का कार्यक्रम हुआ। कहने का मतलब ये है कि संविधान में टोटल आर्टिकल 395, उनमें से 63 आर्टिकल्स हमारे समर्थन में है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समर्थन में है। लेकिन जो संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने का जो अधिकार है, आज वर्तमान में वही अधिकार समाप्त किया जा रहा है। इसके विरोध में वामन मेश्राम साहब ने 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। करीबन 3-3.5 लाख लोग वहां पर इकट्ठा हुए। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा विशाल आंदोलन आज निर्माण हो चुका है। इसलिए विचारधारा से सिर्फ लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा से अगर बड़ा परिवर्तन लाना है तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। और संगठित शक्ति का निर्माण करके हम लोगों को, हमारे समाज को शासक बनाना होगा। और समाज को शासक बनाने के लिए वर्तमान में संगठन के द्वारा और मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा, उनके नेतृत्व में जो आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है, तो समाज को शासक बनाने के लिए वर्तमान में 3 योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। जिसमें पहली योजना है भारत बंद योजना। अब ये भारत बंद योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? भारत बंद योजना का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग दुश्मनों को सड़कों पर निपटना चाहते हैं। बहुत खास बात बता रहा। 6 लाख गांव में संगठन पहुंचाना चाहते हैं, 6 लाख गांव में जनसंगठन खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हमारा संघर्ष सफल हो। और इसीलिए 10 साल में 20 बार भारत बंद होगा, साल में 2 बार भारत बंद होगा, 5 महीना तैयारी, 6वें में भारत बंद, 5 महीना तैयारी, 6वें में भारत बंद। अभी तक 4 बार भारत बंद हो चुका है। 5 मार्च 2019 को भारत बंद हुआ। उसके बाद में
29 जनवरी 2020 को भारत बंद हुआ, फिर तीसरा भारत बंद 25 जून 2022 को, और चौथा भारत बंद 25 जुलाई 2022 को, और अभी पांचवा भारत बंद जो है अभी 29 नवंबर 2022 को ओबीसी जाति आधारित गिनती को लेकर भारत बंद हो रहा है। तो साथियों, ये भारत बंद जो योजना है, ये दुश्मनों को सड़कों पर निपटने की योजना है, जनसंगठन खड़ा करने की योजना है, जनशक्ति निर्माण करने की योजना है। ये पहली योजना। दूसरी जो योजना है राजनीतिक हस्तक्षेप। ये जितनी भी चर्चा चल रही है ना, ये जितनी भी चर्चा चल रही है, ये चर्चा राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब वर्तमान की जो राजनीति है, वो वर्तमान की राजनीति अब हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने जो दो शत्रु बताए थे, अगर बाबा साहब और जीवित रहते तो बाबा साहब निश्चित रूप से कहते, दो नहीं अब तीन है। जो बात बाबा साहब ने कही कि पुना करार की वजह से जो हमारे समाज में जो दलाल और भड़वे पैदा हुए, जिनको समाज अपना प्रतिनिधि मानता है लेकिन वो पार्टी हाईकमांड के गुलाम है, और उनकी वजह से उनके सामने ये कानून बनाए जाते हैं। तो राजनीतिक हस्तक्षेप क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है, हम हमारे समाज को शासक बनाना चाहते हैं। नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव राजनीतिक हस्तक्षेप। बहुत सारे लोगों को राजनीतिक हस्तक्षेप समझ में नहीं आया। उदाहरण के लिए डॉक्टर मोहन भागवत बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल है क्या? कोई सदस्य है बीजेपी के? नहीं है, वो आरएसएस के सरसंघ चालक है। लेकिन भारत में केंद्र में सरकार किसकी होगी, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अगर कोई निर्धारित करता है तो वो डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के लोग निर्धारित करते हैं। जब तक आरएसएस हस्तक्षेप नहीं करती तब तक भारत में सरकार और प्रधानमंत्री निर्धारित नहीं होता। इसीलिए ये जो संगठन शक्ति 45 साल में जो संगठन ने बनाई, और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो संगठन शक्ति निर्माण हुई, ये संगठन शक्ति हम लोगों ने काहे के लिए बनाई? चाटने के लिए तो नहीं बनाई। ये संगठन शक्ति हमने इसलिए बनाई कि संगठन शक्ति के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप करके हम लोग हमारे समाज को शासक बनाना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान की राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। अगर लड़ झगड़ने वाले लोग अगर हम लोग वहां पर भेजते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, तो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में हो सकता है। उस दिशा से हम लोग अभी साथियों काम कर रहे हैं। तीसरी जो योजना है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। वर्तमान में संविधान समाप्त हो चुका है। 12 अगस्त का टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है ब्राह्मणों की कि नया संविधान का प्रारूप जो है तैयार हो चुका है, बस अमल में लाना बाकी है। वो अमल में कब आएगा? तो 1925 में आरएसएस बनी और 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे, और 100 साल के उपलक्ष्य में 2024 का चुनाव ईवीएम के माध्यम से इस देश में आरएसएस के लोग जीतना चाहते हैं, ताकि 2025 में ब्राह्मणों ने जो संविधान निर्माण किया है वो संविधान वो जल्द से जल्द साथियों लागू कर सके, ऐसा उनका प्लान है। इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, अगर संविधान समाप्त हो गया तो हमारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। अगर मौलिक अधिकार अगर समाप्त हो जाएगी तो सारी परिस्थितियां जो है देश भर में, एक नहीं हजारों हमारी पीढ़ियां आने वाले दिनों में गुलामी में जाएगी। इसलिए उसको बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वामन मेश्राम साहब ने निर्णय लिया कि संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, और संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग करके उस लड़ाई को हम लोग बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट में साथियों राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 योजना के ऊपर वर्तमान में जो है संगठन जो है साथियों कार्य कर रहा है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही एक मैसेज साथियों में देना चाहता हूं,
सिर्फ संगठन बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ पर जो आरएमबी केस, प्रोटान, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तमाम जितने भी संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन लोगों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। वो मैसेज क्या है कि सिर्फ संगठन बनाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमको जनसंगठन निर्माण करना होगा और जनसंगठन से हमारा संघर्ष सफल होगा और हम लोग जनसंगठन से साथियों हम लोग व्यवस्था परिवर्तन साथियों हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोगों को साधन और संसाधनों का निर्माण करना होगा। समय को ध्यान में रखकर हम लोगों को इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आंदोलन में साधन और संसाधन ना हो तो वो आंदोलन कमजोर हो जाता है, अपाहिज हो जाता है। इसलिए साधन और संसाधन ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को निर्माण करने होंगे। अभी दिसंबर माह में 39वां बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन, भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन साथियों अभी इसी उत्तर प्रदेश लखनऊ में दिनांक 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक अधिवेशन लखनऊ में होगा और वो स्थल है मान्यवर काशीराम साहब सांस्कृतिक स्थल। इस जगह पर वो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसलिए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश से 75 जिला, 18 मंडल से और 8135 न्याय पंचायत से हमें ज्यादा से ज्यादा डेलीगेट्स उस राष्ट्रीय अधिवेशन में लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा जो फंड का टारगेट उत्तर प्रदेश के लिए जो दिया गया है वो ज्यादा से ज्यादा फंड का टारगेट हम लोगों को 100% पूरा करना होगा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन का ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्रचार करना होगा और इस देश में हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन और राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करके हम लोगों को जनशक्ति का निर्माण करना होगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा और ऐसा करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम का समापन माननीय रमेश राव, कार्यकारी प्रदेश